हरीशपुर नाम का गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। वहीं गांव के एक कोने में रामलाल नाम का किसान अपनी छोटी सी जमीन पर पूरी लगन से मेहनत करता था। उसके पास धन दौलत भले ही नहीं थी, लेकिन उसके पास जो था वह अनमोल था। उसकी मेहनत, उसका परिवार और उसके सपने। अरे भगवान, जल्दी खाना परोस दो, मुझे अभी निकलना है। अरे परोस रही हूँ, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी जगह जाना हो। हाँ, बड़ी ही जगह जाना है मुझे। आज जमींदार जी ने बुलाया है, कुछ काम है उनका। अच्छा, आज आपको जमींदार जी ने बुलाया है? ऐसा क्या काम आ गया जो उन्होंने खुद तुम्हें बुलाया? पता नहीं है, तो जाकर ही पता चलेगा। तुम खाना परोसे भगवान। रोशनी रामलाल को खाना देती है। रामलाल खाना खाकर खड़ा ही होता है, तभी रोशनी बोलती है। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। हाँ भगवान, बोलो। सेठ जी की बात सुनकर जल्दी घर आ जाना। अरे ऐसा क्यों, कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा रात तक बाहर रहो। रास्ते ठीक नहीं हैं और अब ठंड भी बढ़ने लगी है। ठीक है भगवान, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना बोलकर रामलाल घर से चला जाता है। दिन भर रामलाल खेत पर काम करता है और जैसे ही शाम होती है, रामलाल सेठ जी के घर पर जाता है। आओ आओ, बताओ कैसे हो और कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने लड़के को शहर भेजकर पढ़ाई करवा सकूं। अरे रामलाल, शहर में पढ़ाई करवाने के लिए तो काफी पैसा चाहिए। होगा ये छोटा मोटा काम इतनी बड़ी जरूरत पूरी कर पाएगा? हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ, पर मेहनत तो कर ही रहा हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। रामलाल, तुम सच में मेहनती हो। इसी मेहनत और ईमानदारी की कदर करते हुए मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था। क्या बात सेठ जी? देखो, मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से ये काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 10 बीघा जमीन जोतने के लिए दे दूंगा। और सुनो, उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। सेठ जी, क्या आप सच बोल रहे हैं? ऐसा बड़ा सौदा, और वो भी मेरे लिए? रामलाल, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कसम, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारा लड़का पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, यही तो मेरी भी खुशी होगी। सेठ जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा और आपकी जमीन को इस बार ऐसे जोतूंगा कि फसल दोगुनी होगी। ये आपका बड़ा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। अरे भगवान, कहाँ हो? सुनो तो, एक बड़ी खुशखबरी है। तभी रोशनी आती है। अरे क्या हुआ रामलाल, इतने उत्साहित क्यों हो? कोई खास बात है क्या? अरे भगवान, सेठ जी ने अपनी 10 बीघा जमीन हमें दी है और कहा है, इस पर जितनी मेहनत कर सको करो। जितना अनाज पैदा होगा सब तुम्हारा होगा, एक भी दाना मेरा नहीं। बस मेरी गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी से शहर छोड़ाना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। रामलाल, ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। तुम तो अब मालामाल हो जाओगे। हाँ भगवान, अब लगता है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब मैं अपने लड़के को शहर भेजकर अच्छी पढ़ाई करवा सकूंगा। उसे वो सब दूंगा जो मैं कभी नहीं पा सका। मेरा सपना सच होता दिख रहा है। चलो तो तुम आज जल्दी सो जाओ, फिर तुम्हें सुबह को निकलना भी है। पिताजी, शहर से लौटते समय मुझे समोसे ला कर देना। वहाँ के पास के गांव के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आ जाऊंगा। इतना बोलकर रामलाल सेठ जी के यहाँ चला जाता है और वहाँ से बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रखकर शहर की ओर निकल जाता है। तभी वहाँ गांव आ जाता है और वहाँ रवि खड़ा होता है। अरे रामलाल, तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? अरे रवि भाई, सेठ जी ने बोला था तुम्हारे यहाँ गेहूं की बोरी रखवानी है, वही देने आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये देखो, यही नहीं, हमारी गेहूं की बोरी तुम रखवा दो। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा छोड़ो ये सब, अंदर चलो, थोड़ा बैठते हैं, गपशप करते हैं। अरे नहीं नहीं रवि भाई, घर जाना है, रात से पहले घर पहुंचना जरूरी है। अरे यार, 2 मिनट बैठोगे तो घर गिर थोड़े ही जाएगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन घर वाले राह ताक रहे होंगे। चलो फिर अगली बार ज्यादा बैठेंगे। ठीक है रामलाल भाई, जल्दी घर पहुंचो। और हाँ, सेठ जी से कहना हम अभी भी उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। रामलाल थोड़ी दूर तक ही चल पाता है। उसके बाद वह थकान महसूस करने लगता है और एक जगह को बैठ जाता है। तभी एक किसान और आता है। अरे रामलाल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आकाश भाई, क्या बताऊं, सेठ जी की गेहूं की बोरी का हिसाब लेने आया था, लेकिन रास्ते में ऐसा थक गया कि सोचा यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा,
बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे भाई तो चलो दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी घर पहुँचना है। कुछ ही दूर चलने के बाद एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान देखकर रामलाल बोलता है, अरे रुको भाई, मैं जरा कुछ समोसे लेकर आ जाता हूँ। मेरे लड़के ने बोला था कि पिताजी कुछ समोसे लेकर आ जाना, वहाँ के समोसे उसे अच्छे लगते हैं। तुम ही रुको, मैं अभी लेकर आया। अरे भाई, समोसे कैसे दिए हैं? 2 के 5। अच्छा भाई, तो 10 समोसे पैक कर देना और थोड़ी सी जलेबी डाल देना। रामलाल समोसे और जलेबी लेकर आ जाता है और कुछ ही देर में वह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। लो बेटा, समोसे और जलेबी। अरे समोसे और जलेबी को छोड़िए, ये बताइए कि इतनी देर से थे कहाँ, घर का कोई टाइम है आने का? अरे भगवान, सेठ जी के घर गया था, उनके गेहूं की बोरी पहचाने फिर वहीं काम में फंसा रहा। शहर से आते आते देर हो गई, इतनी जल्दी क्या करता। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आया करो, हर बार वही बहाने। अरे भगवान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो रोज का मामला है, देर सवेर होती रहती है। अब तुम हर बात पर डांटना बंद करो। चलो छोड़ो भी। ठीक है, पर ये बताइए आपको जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? बिना मतलब की चीजें लेकर आते हो। अरे भगवान, जलेबी लाना कैसे गैर जरूरी हो गया? तुम्हें पसंद है जलेबी और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ है क्या? अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं लाऊं। बस बस, ये नाटक बंद करो, इतनी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब बैठो और सब मिलकर खाते हैं। वह सब मिलकर जलेबी खाकर सो जाते हैं। रामलाल दिन रात एक करके खेतों पर काम करता है और काफी जल्दी काफी अच्छा न जुगाड़ देता है। यह सब उसके पड़ोसी देखकर, जी आपने सुना, रामलाल को सेठ जी ने अपनी 10 बीघा जमीन दे दी है और वह तो पहले से ही इतना अच्छा कमाता था। अब उसके पास 10 बीघा जमीन और आ गई तो वह बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ मैंने सुना। सच कहूं तो उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। हर बार वही रामलाल, हर किसी की किस्मत में सब कुछ क्यों आता है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भगवान। अभी कुछ मत कीजिए, उसकी फसल तैयार होने दीजिए। यही वक्त होगा जब हम देखेंगे कि क्या करना है, तभी उसे सबक मिलेगा। अभी बेवजह कदम उठाने का कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मगर सोनी, ये रामलाल तो बड़ा तेज तर्रार है। उसके साथ मुकाबला करना आसान नहीं। हमें ऐसा तरीका सोचना होगा कि उसे पता भी न चले और हमारी जीत हो जाए। मुझे सब पता है, ऐसे लोगों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ता है। जब उसकी फसल खड़ी होगी तब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो वह सब संभाले या हमें रास्ता दे। हमें सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। बस ध्यान रखिए, अपनी चालाकी से मात देनी है। ठीक है सोनी, अब मैं समझ गया। खेल तो असली तब शुरू होगा जब उसकी फसल तैयार होगी। तब देखना रामलाल को कैसे हराते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, वक्त आने दो। रामलाल बहुत ही मेहनत से खेतों में काम करता है। वह अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है। उसका टपकता हुआ पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उसकी फसल तैयार हो जाती है। रामलाल की फसल तैयार हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वो दोबारा खड़ा होने की हिम्मत भी न करे। तुम्हारी बात सही है सोनी, लेकिन ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। उसकी फसल सूखी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज रात जब सब सो रहे होंगे तुम जाकर उसकी फसल को आग लगा दो। सूखी फसल है, जल्दी पकड़ लेगी, सुबह तक वहाँ सिर्फ राख बचेगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई देख ले तो? डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी, अंधेरा अपना काम करेगा। और सुनो, ये मौका रामलाल को खत्म करने का है। वो झटका सह नहीं पाएगा और सेठ को मजबूरी में उसकी जमीन लेनी पड़ेगी। ये हमारा खेल है रमेश, चाल हमें ही चलनी है। ठीक है सोनी, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात रामलाल की फसल जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। रात होते ही रमेश सेठ के खेतों में जाता है और वहां जाकर आग लगा देता है। आपको देखकर रमेश बहुत खुश होता है और वहां से आ जाता है। फिर सुबह होती है। रामलाल और उसकी पत्नी खेत में जाते हैं अपने खेतों को देखने के लिए। यह क्या हो गया रामलाल? हमारे सारे सपने जलकर राख हो गए। खेतों में तो अब सिर्फ राख बची है। पता नहीं किसने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रोशनी, ये सिर्फ फसल नहीं जली, ये हमारे सालों की मेहनत थी। हमने दिन रात एक करके ये उम्मीदें लगाई थी कि हमारे बेटे को शहर पढ़ने भेज सकें, उसका भविष्य बना सकें। अब हम क्या करेंगे? तुम हिम्मत मत हारो। जिसने भी ये किया है उसने हमारी उम्मीदों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रोशनी, ये कोई हादसा नहीं है, ये किसी की सोची समझी चाल है। हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखना,
जिसने हमारी मेहनत को आग लगाई है, वो ये नहीं जानता कि आग के साथ साथ हमारे दिलों में भी एक लौ जल चुकी है। हम लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ रामलाल। मेहनत करने वालों को कोई आग नहीं रोक सकती, चाहे कितना भी वक्त लगे। हम फिर से खड़े होंगे और जिसने ये किया है उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी आते हैं। अरे रामलाल, रामलाल घर से बाहर को निकाल कर आता है और साथ में रोशनी भी होती है। सुनो रामलाल, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी 10 बीघा जमीन मेहनत करने के लिए दी थी। अब मुझे फसल के आधे पैसे दे दो। मुझे अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, मेरी बात समझिए। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस फसल में, लेकिन जब फसल तैयार हुई उसी दिन आग लग गई। मेरी सारी मेहनत राख हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया हूँ। ये सब बहानेबाजी है रामलाल। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जमीन दी और अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये मुझसे नहीं चलेगा। मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए। सेठ जी, आप जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सच यही है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं खुद अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसके लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरी मेहनत, मेरा सपना सब तबाह हो गया। रामलाल, तुम्हारे सपनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरे पैसे देने ही होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो सुन लो, तुम्हारी 5 बीघा जमीन अब मेरे कब्जे में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। सेठ रामलाल का घर और जमीन दोनों ले लेता है और रामलाल अपनी बीवी रोशनी को लेकर और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अरे भगवान, मैं कहां से खाना लाकर दूं? मेरी मेहनत और संघर्ष सब व्यर्थ हो गया। अब तो बच्चे को भी भूखा सोना पड़ेगा। हे भगवान, हमारी हालत पर रहम कर। हमें लगता है अब हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ना काम है ना खाना। ये बच्चा आखिर कब तक भूखा रहेगा? अब तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी पड़ोसी के दरवाजे पर जाऊंगी, रोटी मांग लाऊंगी, चाहे उनकी बातें सुननी पड़े, पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगी। रोशनी एक घर की ओर जाती है। वहीं एक औरत और खड़ी होती है। रोशनी उसके पास जाती है। बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे एक रोटी दे सकती हो? बस एक रोटी, जिससे उसका पेट भर जाए। रोशनी, मेरे पास भी कुछ खास नहीं है। एक रोटी थी, वो भी मेरे बच्चे ने खा ली। अब मैं कहाँ से दूं? बहन, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं उसके रोने की आवाज और सहन नहीं कर सकती। भगवान के लिए कुछ तो मदद करो। भूखे पेट बच्चा कब तक सोएगा? देखो रोशनी, मेरी मजबूरी समझो। मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। तुम्हारी हालत पर तरस तो आता है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती। तुम किसी और से जाकर मांग लो। रोशनी ये सुनकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भगवान? उन्होंने भी तुम्हें रोटी देने से मना कर दिया? मुझे पता था यह गांव अब हमारी मदद नहीं करेगा। चलो हम रामपुर चलते हैं। वहाँ मेरा दोस्त है रवि, हम उसके पास चलते हैं। वह हमारी मदद जरूर करेगा। वह तीनों रामपुर की ओर निकल जाते हैं। अरे रामलाल भाई, कैसे हो और हमारे शहर कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। रवि भाई, खुशी तो बहुत दूर की बात है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी पूरी फसल जल गई। सेठ जी ने मेरी जमीन छीन ली और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। बस आसरा चाहिए भाई। रामलाल भाई, तुमने सही जगह सहारा लिया है। तुम मेरी चिंता छोड़ दो। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहोगे। मैंने दूसरा घर ले लिया है, ये अब तुम्हारा हुआ। रवि भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी मदद मैं ये कैसे स्वीकार करूं? रामलाल, दोस्ती का मतलब जानते हो? दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो, और तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया है। अब मेरी बारी है। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी। रवि भाई, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। जब सबने मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। हमारा परिवार आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुनो रामलाल भाई, कल से तुम मेरे पास काम पर आ जाना और मेरे पास ही काम करना। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा ताकि तुम्हारा गुजर बसर हो सके और तुम अच्छे कहां से खा पी सको।
फिर कल से रामलाल रवि के पास काम पर जाने लगता है। रामलाल ने कुछ ही महीना में अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। रामलाल ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसका बेटा अच्छा शिक्षा पा रहा था। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, रोशनी, मैं कई दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अब शहर की इस दौड़ भाग से मन ऊब गया है। अपनी मिट्टी की महक, अपने खेत खलिहान और अपने गांव का वो अपनापन सब याद आता है। रामलाल, यहाँ कितना भी कमा ले, लेकिन सुकून तो अपने गांव की गोद में ही मिलेगा। पैसा है कि हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी जमीन भी वापस ले सकते हैं। वहां हम एक नया घर बनाएंगे, ऐसा घर जिसमें हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। हाँ, रामलाल गांव में अपने खेतों में काम करेंगे, अपना खाना उगाएंगे, बच्चों को वही सिखाएंगे जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा था। रामलाल रवि से बोलकर अपने गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर हरीश ने रामलाल के खेतों में आग लगाई थी। उसकी बीवी अब मर चुकी थी। हरीश दिन भर दिन मर मर कर जी रहा था। वह सोच रहा था कि रामलाल आ जाए, उससे माफी मांगकर वह अपने पछतावा पूरा कर। जब उसे पता चला कि रामलाल आ चुका है तो वह तुरंत रामलाल के घर गया। रामलाल भाई, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो था जिसने तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। ये सब मैंने अपनी बीवी के कहने पर किया। उसका लालच मुझे अंधा कर गया था, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो वो तुम थे श्यामलाल, वो तुम थे जिसने हमारी खुशियां, हमारा घर, हमारी जमीन सब हमसे छीन ली। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बरसों तक संघर्ष करता रहा। मेरी मेहनत, मेरे सपने सब राख हो गए थे। हाँ रामलाल भाई, मैं पापी था। मेरी बीवी के लालच और मेरी कमजोरी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। पर अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही। शायद उसकी मौत मेरी सजा थी और मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। श्यामलाल, तुम्हारी बीवी का जाना तुम्हारे की का जवाब है। ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं छोड़ता। लेकिन अब तुम्हारे दिल में पछतावा है और तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं जानता हूँ रामलाल भाई, तुम्हारे जैसे इंसान को नुकसान पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं अब सिर्फ तुम्हारी माफी मांगने आया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। माफी मुझे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि वही तुम्हें माफ करेगा। हम सबको करने के बाद ऊपर ही जाना है, तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वह तुम्हें जरूर माफ कर देगा।